नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा। भारत 2025-26 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जनवरी में जीएसटी संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा। G20 शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक आज चेन्नई में शुरू होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर यूएस इंडिया इनिशिएटिव का शुभारंभ किया। और क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इसके तुरंत बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 को स्वीकृति देने के लिए सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद सुश्री सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5% की दर से बढ़ने की आशा है। कल संसद में आर्थिक समीक्षा 2022-23 पेश किए जाने के बाद इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में मजबूत वृद्धि की आशा है। उन्होंने कहा कि इस दशक के बाकी वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और बेहतर होने की तैयारी में है। The survey looks ahead to the medium term because the pandemic response and recovery phase is over. In fact, Chapter 1, the title itself says, State of the Economy, Recovery Complete. And therefore, after a long time, we have banking, non-banking and corporate sectors with healthy balance sheets, and they are ready to borrow and lend and invest. So we don't have to speak about pandemic recovery anymore. We have to look ahead to the next phase of India's economic growth process. डॉक्टर नागेश्वरन ने कहा कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है। गैर बैंकिंग और कॉरपोरेट क्षेत्र की बैलेंस शीट मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत 2025-26 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन पाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण पर अपनी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सर्वेक्षण भारत की विकास यात्रा का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि सर्वेक्षण में हमारे देश के प्रति दुनिया की आशाओं, अवसंरचना क्षेत्र पर ध्यान, कृषि क्षेत्र में वृद्धि और भविष्य में संभावनाओं वाले क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि विपरीत वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भारत तीव्र गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के जनवरी अपडेट को जारी करते हुए ये बात कही। संसद का बजट सत्र कल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ भारत G20 देशों के सहयोग से वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान तलाशने का प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अपनी भूमिका का विस्तार किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने इस बात का भी उल्लेख किया कि आतंकवाद के प्रति भारत के कड़े रुख को विश्व ने मान्यता दी है। इसलिए लगातार सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। मेरी सरकार ने देश हित को सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक हर
दुस्साहस के कड़े जवाब तो आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की है। राष्ट्रपति ने देश को विकसित बनाने के लिए नागरिकों से अमृतकाल में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के पिछले 9 वर्ष से नागरिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। जानो, ऐसे लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इस वर्ष जनवरी महीने में दूसरा सबसे बड़ा कुल वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह हुआ है। इसने पिछले वर्ष अक्टूबर में दूसरे सबसे अधिक रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पिछले महीने में 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक कुल जीएसटी संग्रह हुआ। ये अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। पिछले वर्ष अप्रैल में 1,68,000 करोड़ रुपए का कुल संग्रह हुआ था। जनवरी के संग्रह में केंद्रीय जीएसटी की 28,963 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी की 36,730 करोड़ रुपए, समेकित जीएसटी की 79,599 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी रही। वर्ष 2022-23 में तीसरी बार जीएसटी संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ है। इस वर्ष जनवरी तक वर्तमान वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले राजस्व जीएसटी राजस्व से 24% अधिक रहा है। G20 के शिक्षा के संबद्ध कार्य समूह की पहली बैठक आज चेन्नई में शुरू होगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक में पिछले शिखर सम्मेलन में पारित प्रस्तावों को आगे ले जाने पर विचार विमर्श होगा। आज की चर्चा के बाद G20 प्रतिनिधि मंडल को दर्शनीय स्थल दिखाने के लिए मामल्लपुरम ले जाया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने औपचारिक रूप से वॉशिंगटन में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर अमेरिका भारत पहल की औपचारिक शुरुआत की। दोनों देशों ने अमेरिका भारत ICET बैठक संपन्न की और एक नया नवाचार सेतु बनाने का निर्णय किया। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट संदेश में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा ICET की घोषणा की गई थी। इससे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अमेरिका सामरिक, व्यावसायिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के सम्मेलन का पता चलता है। व्हाइट हाउस के वक्तव्य में कहा गया है कि नवाचार सेतु दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप्स को जोड़ेगा। विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा और अमेरिका के राजनीतिक कार्य के अपर सचिव विक्टोरिया नुलांड ने कल नई दिल्ली में भारत अमेरिका विदेश कार्यालय वार्षिक परामर्श की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में कल नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उम्मीदवार 7 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 8 फरवरी को होगी। 10 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य के सभी 12 जिलों में 27 फरवरी को 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान होगा।
पिछले विधानसभा चुनाव में 21 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी और तृणमूल कांग्रेस के पास एक भी विधायक नहीं था। बाद में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा सहित कई विधायकों ने अपनी वफादारियां बदल ली और अब इस बार के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है। सत्ताधारी मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस का नेतृत्व मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी ने किया और इस गठबंधन में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी शामिल थी। लेकिन इस बार के चुनाव में सभी पार्टियां अलग अलग चुनावी मैदान में उतर रही हैं, लिहाजा इस बार लगभग अधिकांश सीटों पर चौतरफा मुकाबला होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, शिलोंग। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल नई दिल्ली में विजिट इंडिया ईयर 2023 की शुरुआत की और इसके लोगों का भी अनावरण किया। इसके साथ ही देश में पर्यटन को बढ़ावा देने की बड़ी योजनाएं और गतिविधियां शुरू हो गई हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कल नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2023 से संबंधित पुरस्कार प्रदान किए। मानस खंड विषय पर आधारित उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों पर आधारित झांकी को मंत्रालयों और विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव कल मुंबई में संपन्न हो गया। ये इस श्रृंखला का अब तक का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव रहा। इसमें 14 देशों की 58 फिल्में प्रदर्शित की गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। गुजरात में मोरबी पुल गिरने की दुर्घटना के सिलसिले में ओरेवा समूह के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने कल मोरबी की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। इस दुर्घटना के सिलसिले में शुक्रवार को पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र में पटेल को आरोपी नामजद किया गया था। पटेल ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में समर्पण किया। इस अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे। जर्मनी की संसद बंडेस्टैग में एक शिष्टमंडल ने कल संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। भारत और जर्मनी के बीच पुराने संबंधों का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा मूल्यों और लक्ष्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत और जर्मनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फहद नाज। धन्यवाद चंद्रिका। संसद का बजट सत्र शुरू होने और राष्ट्रपति के संबोधन को आज अधिकांश अखबारों ने बड़ी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, विरासत के साथ विकास की राह। राष्ट्रीय सहारा ने राष्ट्रपति के संबोधन पर विस्तार से चर्चा की है। लिखा है, अगले 25 वर्ष में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। आर्थिक सर्वेक्षण के जिक्र के साथ जनसत्ता ने लिखा है, झेलना होगा वैश्विक मंदी का असर, आम आदमी के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें, सताएगी महंगाई। पीएम ने आशा व्यक्त की, वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल के बीच आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेगा। राजस्थान पत्रिका के पहले पन्ने की खबर है, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमालय क्षेत्र में होगी बारिश, सर्दी में बढ़ोतरी के आसार, बर्फबारी से ढका समूचे गंगोत्री धाम। दैनिक भास्कर की खबर है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाने की दिशा में कड़े नियम बनाने की तैयारी की। पैकेट पर लिखना होगा रोज कितना नमक, चीनी और वसा खा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, भारत 2025-26 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जनवरी में जीएसटी संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा। G20 शिक्षा कार्य समूह की पहली बैठक आज चेन्नई में शुरू होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वॉशिंगटन में अपने अमेरिकी समकक्ष के साथ महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर यूएस इंडिया इनिशिएटिव का शुभारंभ किया। और क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।